दोस्तों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पश्चिमी एशिया का ये हमारा आज पार्ट 4 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक पे बात की, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने रिलीफ का अध्ययन किया और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने अपवाह का अध्ययन किया अर्थात ड्रेनेज। आज का ये पार्ट हमारा है चौथा पार्ट, जिसमें हम यहाँ की जलवायु पे बात करेंगे। पश्चिमी एशिया के जलवायु प्रदेश, क्लाइमेट रीजन्स। वैसे तो हम जानते हैं कि जो वेस्ट एशिया है वो काफ़ी हद तक डिजर्ट एरिया है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जो भी तटीय क्षेत्र हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तटीय क्षेत्र भी वहाँ बहुत सारे हैं, क्योंकि हर तरफ से वो कहीं न कहीं से सागरी क्षेत्रों से घिरा हुआ है और इसके कारण जो तटीय क्षेत्र है वहाँ स्थितियाँ बेहतर हैं, क्योंकि समुद्र अपना समकारी प्रभाव दिखाता है। और बाकी जो डिजर्ट एरियाज हैं, जो प्लेटो एरियाज हैं, डिजर्ट बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर तो टेम्परेचर हाई होता है। और हम जानते हैं कि डिजर्ट एरियाज में जो हमारा दैनिक तापांतर है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत अधिक होता है डिजर्ट एरियाज में। तो ये बहुत सारी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब हम वेस्ट एशिया के क्लाइमेट की बात करते हैं। जनरली तो हम बता देते हैं कि ये चीज़ें हैं, लेकिन भूगोल के संदर्भ में जब हमें डीप स्टडी करनी होती है किसी भी एरिया की, तो ये तो अभी हमने नॉर्मल बात की वेस्ट एशिया के विषय में, लेकिन इस तरीके की जब रीजनल स्टडी होती है तो हम जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं। इसीलिए भूगोल में जब जलवायु का अध्ययन किया जाता है तो फोकस किया जाता है जलवायु प्रदेशों पे, क्योंकि वेस्ट एशिया भले ही डिजर्ट है बट वहाँ पर भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वेस्ट एशिया में हमें 3 तरह के जलवायु प्रदेश देखने को मिलते हैं। यद्यपि वेस्ट एशिया का जो मैक्सिमम पार्ट है वो हमने पहले ही पार्ट में चर्चा की थी कि समरूपता पाई जाती है, इसीलिए इसे एक प्रदेश की संज्ञा दी गई है। वेस्ट एशिया के जितने भी देश हैं उनकी जो भी चीज़ें हैं उनमें काफ़ी समरूपता है। मतलब अगर वहाँ की स्थितियों की बात करें, वहाँ का जो कह सकते हैं धरातली बनावट इत्यादि चीज़ों के विषय में, आर्थिक विकास तो सबका अलग अलग है, लेकिन इस तरह की कुछ चीज़ों में समरूपता है, इसीलिए इसे एक प्रदेश की संज्ञा दी जाती है वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र। लेकिन जलवायु प्रदेशों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। तो हम लोग यहाँ पर 3 जलवायु प्रदेशों को पढ़ेंगे। और जलवायु प्रदेश को पढ़ने से पहले आइए हम लोग एक बार यहाँ ये देख लेते हैं कि बेसिकली जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जो जलवायु है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है जलवायु, क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है ये आपका 31 वर्षों का एक एवरेज होता है। और किन चीज़ों का एवरेज होता है? जो हमारी वायुमंडलीय दशाएं हैं, जैसे कि हम बता सकते हैं तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और पवन संचार जो हो रहा है, वर्षा की हमने बात की। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं, इनका जब हम एक 31 वर्ष का एक एवरेज निकाल लेते हैं तो वो जो हमें प्राप्त होता है वो होता है क्लाइमेट। और जो मौसम है वो भी ऐसी ही चीज़ है, बट वो उसमें भी चीज़ें यही सारी दिखी जाती हैं। जिन जिन तत्वों की भी हमने बात की, मेजरमेंट मौसम में भी इन्हीं काम करते हैं, लेकिन उसी का एक छोटा रूप है। मौसम हम कह सकते हैं कि वो जहाँ 31 वर्षों का है वही मौसम हम अगर ऐसे कहें तो 31 मिनट में भी बदल सकता है। एक मतलब समझने के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी आप देखते होंगे, कभी कभी, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, बट कभी कभी अचानक से बिल्कुल मौसम में तब्दीलियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो जलवायु है वो इन वायुमंडलीय दशाओं का, जिनकी हमने बात की, उसका एक दीर्घकालीन रूप है। काफ़ी लंबे समय का 31 वर्षों का हम एवरेज निकालते हैं लगभग, और उससे हमें प्राप्त होता है ये। और उससे हम ये बता देते हैं कि यहाँ की जलवायु ऐसी है। और मौसम उसका छोटा रूप है, तो हम यह सारांश के रूप में कह सकते हैं कि बहुत विस्तृत क्षेत्र में और बहुत ही दीर्घकालीन समय में जब हम वायुमंडलीय दशाओं का एक औसत निकालते हैं, और वो दीर्घकालीन समय होता है 31 वर्ष ऐसा माना जाता है, तो वो हो गया आपका जलवायु या क्लाइमेट। और छोटे क्षेत्र के लिए और बहुत ही कम समय के लिए इसे निकाला जाता है,
जिसे हम ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम मौसम या वेदर शब्दावली का प्रयोग करते हैं। मौसम में अक्सर हमें, अभी हमने बात की, तब्दीलियां होती रहती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सुबह ऐसा मौसम है, शाम को एकदम से बदल जाएगा। हो सकता है आधे एक घंटे में ही अचानक से बदल जाए। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है और इस चीज को जान लेना जरूरी था, क्योंकि सीधे अगर हम जलवायु प्रदेश पे आ जाते तो वो सही ना होता। एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि वेदर रिपोर्ट, वेदर मैप आता रहता है, डेली आता है, वीकली तो आता ही आता है, डेली भी छोटा सा मैप एक छप के आता है न्यूज़पेपर में। लेकिन क्लाइमेट मैप आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि क्लाइमेट में जो चेंज हो रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। चेंज हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण चेंजेस, और उसका जो प्रभाव हमें मिलेगा वो बहुत बाद में पता चलेगा, अभी नहीं। और जो हमारा मौसम है उसमें आप देखते हैं कि इतने तेजी से चेंजेस होते हैं, तो उसकी जो रिपोर्ट है, उसका जो मैप है वो डेली आता रहता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, वेदर और क्लाइमेट के। अब आइए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग वेस्ट एशिया का एक मैप बना लेते हैं। जिन जिन स्टेप से मैं मैप बना रहा हूँ उसको आप फॉलो करें और आप बहुत एक अच्छा सा मैप बना लेंगे। दोस्तों, मैप बनाते समय ये बिल्कुल ना सोचें कि एज इट इज मैप होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा शेप वैसा होना चाहिए। अब आप वेस्ट एशिया बना रहे हो तो ये ना लगे कि आपका मैप ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया का है। एक आपके माइंड में एक शेप बैठ जाना चाहिए कि वेस्ट एशिया का जो शेप है वो कुछ इस तरीके का है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना मैप बना देना चाहिए। बिल्कुल जैसा ऑक्सफोर्ड एटलस में है वैसा अगर आप बनाने का प्रयास करेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन समय भी बहुत लगेगा और वो फिर आपको देख के बार बार बनाना पड़ेगा। इसलिए मैप की प्रैक्टिस करें कई बार और फास्ट बनाने की प्रैक्टिस करें, और सिर्फ शेप एक अच्छा सा आ जाए, देखने में मैप साफ सुथरा लगे, यही चीज इंपॉर्टेंट होती है ज्यादा। हम लोग का मैप बहुत ही अच्छा बना है। ये हो गया आपका वेस्ट एशिया। मैंने पहले पार्ट में बताया था कि आपको गुजरात का ये एरिया लगेगा, थोड़ा सा काफी हद तक वैसा ही मैप है। ये आप देख रहे हैं टर्की, इधर अफगानिस्तान का एरिया है, ईरान है, इराक है, इधर टर्की है, सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान, इजराइल और ओमान है, यमन है, इधर आपका यूएई, कतर, बहरीन, यहाँ कुवैत है, और यहीं पर छोटा सा आइलैंड कंट्री बना दे रहे हैं, साइप्रस। तो ये आपका वेस्ट एशिया का एक कंप्लीट मैप हो गया। अब हम लोग इसी मैप में पढ़ेंगे इसके जलवायु प्रदेश। पहले मैं आपको जलवायु प्रदेशों को बता दे रहा हूँ, फिर जो रिटन मैटर है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। लेकिन सबसे पहले समझने के लिए आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर उसके बाद टेक्स्ट को हम लोग देख लेंगे। वेस्ट एशिया में जो हमारा इधर वाला पार्ट है, ये इसको हम 2 नंबर दे दे रहे हैं। ये एक प्रकार का जलवायु प्रदेश है। अभी हम लोग इनका नामकरण करेंगे। ये एक आपका एरिया हो गया, इसे आप दे सकते हैं नंबर 3, और ये है नंबर 1। ठीक, 1, 2 और 3। अब यहां हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं ये। फ्रेंड्स,
इस प्रकार से हमारा मैप तैयार हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये इंडेक्स है और 1, 2 और 3। यहाँ पर नंबर 1, जब भी आप इस तरह के प्रश्नों को करें, चाहे प्राकृतिक प्रदेशों को बताना हो, जलवायु प्रदेशों को बताना हो, कहीं भी आपको डिवीजन करना हो, तो इंडेक्स का जरूर यूज करें। इंडेक्स बना दें और कलर का यूज करें। अगर आपके पास उस वक्त कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस बिना कलर के भी बहुत अच्छा मैप बना सकते हैं। आप कलर की बजाय अगर आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल से आप शेडिंग का यूज कर सकते हैं, आप सिंबल्स बना सकते हैं। और अगर आपके पास पेंसिल भी नहीं उपलब्ध है, पेन है केवल, तो आप पेन से भी अच्छा मैप बना सकते हैं, पेन से भी आप सिंबल्स बना सकते हैं। बस यहाँ बताने का यह प्रयास होना चाहिए कि आप सिंबल ऐसे बनाएं कि एक प्रदेश दूसरे से अलग दिखाई दे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर 1 से दिखाया गया है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश को, नंबर 2 से दिखाया गया है नारंगी कलर से, ब्राउन कलर से नंबर 1, ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। दूसरा नंबर ऑरेंज कलर, ये दिखाया गया है आपका ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। और नंबर 3 भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग जब पश्चिमी एशिया के जलवायु प्रदेशों को बांटेंगे तो हमारा तरीका यही होगा। पश्चिमी एशिया में हमने बात की थी पहले भी कि 3 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ये पहला जलवायु प्रदेश उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, दूसरा ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश और तीसरा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। अब आइए हम लोग इन जलवायु प्रदेशों के बारे में जानते हैं कि इनकी क्या खासियत है और क्या क्या यहाँ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अगर हम पहले से शुरू करें उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश से, तो हम देख रहे हैं इसका विस्तार पूरे के पूरे अरब प्रायद्वीप पर है। ओमान, यमन, आपका सऊदी अरब ये हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, बहरीन है, कतर है, कुवैत है। तो पूरा का पूरा जो हमारा अरब प्रायद्वीप है, और इधर सीरिया वाला पोर्शन है, इधर जॉर्डन का कुछ एरिया, जॉर्डन वाला पोर्शन पड़ जा रहा है। और पश्चिमी इराक, इराक का जो पश्चिमी वाला, इराक यहाँ पर है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है। मैप को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जो हमने पहला वाला लेक्चर पे बात की थी, जहां हमने मैप बनाया था पूरे वेस्ट एशिया का, तो वहां आप उस मैप को जरूर देखें और अपने हाथ से कई बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं कंफर्म होगा कि कहाँ पे कौन सा देश है, तब तक ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। रट भले लेंगे आप, बट वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। क्योंकि इस तरीके के, मान लीजिए आपको एक ब्लैंक मैप दे दिया जाता है जिसमें कोई भी बाउंड्री नहीं बनी है, और आपको इतना अच्छे से मैप कंठस्थ होना चाहिए कि आप बता दें कि यहाँ अफगानिस्तान है, ये ईरान है, इराक है, इस तरीके से आप बता सकें। तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा फिर से, और मैप की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि 16 देश हैं इसमें, 16 देशों को आपको जानकारी होनी चाहिए लोकेशन की। तो ये जो पहला वाला हमारा जलवायु प्रदेश है, ये पूरे के पूरे अरब प्रायद्वीप में, पश्चिमी इराक में, और सीरिया और इधर का जो जॉर्डन का इलाका है, इस एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिजर्ट ही डिजर्ट है। सीरिया में भी डिजर्ट हमको देखने को मिलते हैं, जॉर्डन में भी डिजर्ट्स हैं। जॉर्डन का एक बहुत ही प्रसिद्ध डिजर्ट है वादी रम का डिजर्ट, बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत लोग घूमने जाते हैं वादी रम के डिजर्ट में। तो जॉर्डन, सीरिया में भी डिजर्ट है। और इधर जो है आपका सऊदी अरब, तो पूरा डिजर्ट है ही, हम जान ही रहे हैं। सीरिया के डिजर्ट का नाम है बदियत अश शाम, शाम का डिजर्ट। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा डिजर्ट एरिया है, सबसे ज्यादा स्थिति अगर कहीं की हम कह सकते हैं, ज्यादा गर्म अगर कोई है सबसे मैक्सिमम इन तीनों में, तो पहला वाला है। यहाँ बहुत ही ज्यादा उच्च तापमान होता है, और गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना नॉर्मल सी बात है। मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता ही रहता है। और दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा है, जैसा अभी हमने बात की थी। हम जानते भी हैं कि जो हमारा डेजर्ट एरिया होता है, वहां पर दिन और रात के तापमान में अंतर बहुत ज्यादा होता है। दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है और रात में बहुत कम। तो उच्च दैनिक तापांतर, उच्च तापमान
और शुष्कता इस एरिया में हमें देखने को मिलती है। धूल भरी आंधियां चलती हैं यहाँ पर, और रात में आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है और टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। और वहीं ठंडी जब पड़ती है तो भी रात में कहीं कहीं पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है, और कहीं कहीं पर बर्फ भी पड़ जाती है। अब आप सोच सकते हैं डिजर्ट एरिया है, लेकिन हमारा जो माइंड ऐसा बन गया है कि जब हम डिजर्ट सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, मतलब रहने लायक नहीं होगा, और हमेशा धूल भरी आंधियां चलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शीत ऋतु में रात में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और बर्फ भी कहीं कहीं पड़ जाती है। और डेली अगर देखा जाए तो दिन में तो तापमान बहुत अधिक होता है, लेकिन रात में बहुत कम भी हो जाता है। और गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे। तो ये यहाँ की कुछ स्थितियां हैं। वर्षा बहुत कम होती है। तो ये है आपका उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में कभी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि एक जलवायु प्रदेश पर लॉन्ग आंसर लिखने को, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा इसमें कि पश्चिमी एशिया के जलवायु प्रदेशों का वर्णन करें, नॉर्मल सा क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो आप बताएंगे कि पश्चिमी एशिया का एक आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे पहला प्रदेश उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब अभी तक हमने इसके बारे में जितनी भी बातें की, सबसे पहले आप बताएंगे कि ये संपूर्ण अरब प्रायद्वीप, पश्चिमी इराक, सीरिया, जॉर्डन वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको बताने के बाद जो सीरिया और जॉर्डन के डिजर्ट एरियाज हैं, तो पूरे के पूरे डिजर्ट एरियाज में ये विस्तृत है। जब आप ये चीज़ों को बता देंगे, फिर आप बताएंगे कि यहाँ का जो गर्मी का तापमान होता है, जो यहाँ पर अभी हमने ठंडी के तापमान की बात की, जो यहाँ पर अभी हमने बात की कि यहाँ शुष्कता बहुत होती है, बहुत शुष्क है, और धूल भरी आंधियां चलती हैं। ये सारी की सारी आप बातें बताएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जरूर सभी लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि फिल्मों में, सीरियलों में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि डिजर्ट एरिया में धूल भरी आंधियां चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तापमान है। तो इसके बारे में तो लिखना कोई कठिन काम नहीं है, आसानी से लिखा जा सकता है। वर्षा बहुत कम होती है, आसानी से कहानी की तरह सोच सोच के आप इसे लिख सकते हैं। बस फोकस किस चीज़ पे करना है? फोकस इस पे करना है कि आपको लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक, कि कहाँ पर इसका विस्तार है। इसकी अभी हमने बात की। इंग्लिश में से कहते हैं हॉट डिजर्ट क्लाइमेट रीजन, हॉट डिजर्ट क्लाइमेट रीजन, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं जो हमारा सेकंड क्लाइमेट रीजन है, ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश, ईरान टाइप क्लाइमेट रीजन। इसका विस्तार जो ये ऑरेंज कलर से हमने यहाँ पे दिखाया है, आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान का क्षेत्र, ईरान का क्षेत्र, और पूर्वी इराक का क्षेत्र। पूर्वी इराक मतलब इधर वाला इराक हो गया, ये पूरा का पूरा ईरान हो गया, और इधर अफगानिस्तान का पार्ट हो गया। यहाँ पर ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश है। और यहाँ का जो स्थिति है, यहाँ की जो हम कह सकते हैं स्थिति है, ये भी वैसी ही है, क्योंकि डिजर्ट तो यहाँ भी है। काइजिल कुम डिजर्ट है, काराकुम डिजर्ट है, बहुत सारे डिजर्ट एरियाज हैं ईरान में। और अफगानिस्तान भी ऐसा ही है, पठारी है बिल्कुल। तो यहाँ का जो समर का टेम्परेचर होता है, वहाँ जहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, पहले वाले में हमने देखा था, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ 45 के आसपास रहता है। और नाइट में, रात में यहाँ भी ठंडी हो जाती है, और विंटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम भी कभी कभी चला जाता है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर, तो वो तो यहाँ पर भी है। कुल मिला के जो आपका सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की, ऑलमोस्ट वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश की। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स इन बोथ क्लाइमेट रीजन्स। मतलब कि अगर आप उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के मैटर को याद कर ले रहे हैं, तो आप वही मैटर यूज करते हैं। सारी सारी ट्रिक होती है, कुछ चीजें आपको ट्रिक से याद करनी पड़ती हैं। अब ऐसा नहीं कि एकदम से अब कुछ एक चीज हमको अंतर मिला, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यहाँ ठंडी पड़ने लगेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिजर्ट तो ये भी है। हाँ, यहाँ जहाँ 50 से ऊपर टेम्परेचर चला जा रहा था,
यहाँ 45 के आसपास रहता है। बस ये एक हमको डिफरेंस मिला। बाकी वर्षा 20-25 सेंटीमीटर यहाँ भी हो रही है, 20-25 सेंटीमीटर यहाँ भी हो रही है। धूल भरी आंधियां यहाँ कुछ ज्यादा चलेंगी, यहाँ थोड़ी कम चलेंगी, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा डिजर्ट है। यहाँ बीच बीच में डिजर्ट है और ज्यादातर पठारी पठारी पार्ट है, तो थोड़ी सी धूल भरी आंधियां यहाँ कम चलेंगी। बाकी रात में टेम्परेचर का कम होना, दैनिक तापांतर का अधिक होना, अर्थात दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर होना, ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं वो यहाँ की भी हैं, यहाँ की भी हैं। बस अंतर ये है, ये पूरा का पूरा डिजर्ट ही है। यहाँ बीच बीच में डिजर्ट है, कहीं कहीं पर पठार भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका दूसरा क्लाइमेट रीजन, ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। इसमें मैं दोस्तों एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, किसी भी पुस्तक में ये चीज नहीं मिलेगी आपको, कोई भी आप बुक उठा ले मैक्सिमम बुक्स में। और मैंने भी अभी आपको 3 ही जलवायु प्रदेश बताए हैं, लेकिन मैं यहाँ एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। जब आप जलवायु प्रदेश के प्रश्न को लिखें तो उसमें एक हेडलाइन और जोड़ें। जैसे पहला आपने उष्ण मरुस्थलीय बता दिया, दूसरा ये बता दिया, तीसरा ये बता दिया, इसके बाद एक आप बताएंगे अन्य अन्य जलवायु क्षेत्र। अब अन्य जलवायु क्षेत्र में आप क्या करेंगे, उसमें आप ये बताएंगे। अब जैसे जब हम लोग रिलीफ पढ़ रहे थे, इसको ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अगर यहाँ क्लियर हो गया तो आगे हर जगह ये काम देने वाला है आपको। जब हम लोग रिलीफ पढ़ रहे थे तो यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पर एक चोटी है माउंट देमवंत, उसकी हाइट कितनी है, 5000 मीटर से ऊंची उसकी हाइट है, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं वहां पे। यहाँ पर एक हमने चोटी देखी थी कुफ ए हजारन, और यहाँ पर हमने एक चोटी देखी थी कुफ ए ताफ्तान, यहाँ पर हमने एक चोटी देखी थी माउंट अरारात, और कुछ चोटियां इधर भी हैं जो कि 3000 मीटर से ऊंची हैं। और ये सारी की सारी जो 3-4 इधर की हैं, अरारात और ये सब देमवंत और इधर की जो हमने बात की, ये तो 4-5 हजार से ऊंची चोटियां हैं। अब आप यहाँ ये समझिए कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अल्टीट्यूड में, टेम्परेचर कम होता जाता है, इसीलिए हमको इन चोटियों पर ग्लेशियर्स देखने को मिल रहे हैं। तो माउंट देमवंत पे तो ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश का कॉन्सेप्ट नहीं लागू हो रहा है। या फिर माउंट अरारात तो कहाँ पड़ेगी, माउंट अरारात की लोकेशन पड़ेगी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में, वहां पर भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं लागू हो रहा है। तो आप अन्य में ये बताएंगे कि ईरान में जहां जहां पर ऊंची चोटियां हैं, कि पूरे वेस्ट एशिया के संदर्भ में जहां पर हमें ऊंची चोटियां देखने को मिल रही हैं, जिनकी अभी हमने बात की, वहां पर हमें टुंड्रा और टैगा जलवायु देखने को मिलती है। और जहां पर समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहां चूंकि समुद्र का समकारी प्रभाव होता है, तो वहां भी हमें थोड़ी अलग स्थितियां देखने को मिलती हैं। फाइनली अगर हम इसे एक सारांश के रूप में समझें तो हम ऐसे लिखेंगे, हम इस हेडिंग को डिस्क्राइब करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे और इसको डिस्क्राइब करेंगे। चौथी हेडिंग होगी हमारी अन्य की, अन्य जलवायु प्रदेश या अन्य 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 स्थितियां, ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें हम ये लिखेंगे कि बिल्कुल इसी तरह लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। यद्यपि पश्चिमी एशिया में निम्नलिखित 3 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, 1, 2, 3, लेकिन वेस्ट एशिया में चूंकि समुद्र तटीय क्षेत्र भी हमें देखने को मिलते हैं, ऊंची ऊंची चोटियां भी देखने को मिलती हैं, और ऊंची का मतलब काफी ऊंची चोटियां हैं, 4 से 5000 मीटर ऊंची चोटियां, जहां ग्लेशियर्स भी हैं। ग्लेशियर का होना इस बात का सबूत है कि तापमान वहां बहुत कम हो चुका है। टुंड्रा जलवायु वाली स्थिति है, वेजिटेशन भी नहीं मिल रहा है वहां पे। तो इसलिए जो वेस्ट एशिया में ऊंची चोटियां हैं, कुछ के आप नाम लिख सकते हैं, जैसे माउंट अरारात यहाँ पर है, माउंट देमवंत, कुह ए ताफ्तान, कुह ए हजारन, ये जो ऊंची चोटियां हैं, यहाँ पर टुंड्रा और टैगा जलवायु देखने को मिलती है। और जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, जैसे ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, ये पूरा आपका समुद्र तटीय क्षेत्र है, ये समुद्र तटीय इलाका, तो जहां जहां पर समुद्र तटीय इलाके हैं वो, और जहां पर ऊंची चोटियां हैं, वहां पर हमें थोड़ी अलग स्थितियां देखने को मिलती हैं। और इस प्रकार से जब हम इतना बताएंगे तब जाके हमारा जलवायु प्रदेश का आंसर कंप्लीट होगा। हम अगर सिर्फ 3 जलवायु प्रदेशों को बता के चले आएंगे तो ठीक तो है,
नॉर्मल आंसर रहेगा। लेकिन अगर आपने कहीं जो जिस पॉइंट को मैंने अभी बताया है, ये पॉइंट कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, ये चीज अगर आपने ऐड कर दी उसमें, तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा ये। क्योंकि नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एलबुर्ज पे जब ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो वहां थोड़ी ईरान तुर्की जलवायु प्रदेश का कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। माउंट अरारात कहाँ पड़ रहा है? माउंट अरारात जहां से दजला और फरात निकलती हैं, हमने उसका 3D व्यू देखा था, कितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स दिख रहे थे वहां पे। अब वहां पे थोड़े उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी हमने टेम्परेचर की वहां की बात की, वो लागू हो रहा है। वहां वो नहीं लागू हो रहा है। लेकिन इस तरीके से आपको ये चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। पहले इन तीनों को डिफाइन करने के बाद अदर वाली हेडिंग में इन चीजों को बताना पड़ेगा, जो हमने चोटियों की बात की और समुद्र तट की बात की। क्योंकि हाइट और समुद्र का तट, ये दो चीजें तापमान में फर्क लाती हैं। तो ये हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोगों ने अभी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पे बात नहीं की थी, हम लोग चौथे अदर वाले पे चले गए थे, क्योंकि ईरान को बताते समय चोटियों की बात आ गई और वहां से मुझे लगा कि पहले इसी को ही बता दिया जाए। चलिए अब हम लोग तीसरी वाले जो हमारा बचा बचा रह गया था उसको देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश नॉर्मल सा है, जो भी हमारे भूमध्य सागर से तटीय क्षेत्र है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इसराइल और लेबनान वाला इलाका है, इधर टर्की का क्षेत्र है। ये आपके जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं, टर्की के ऊपर नॉर्थ में इधर ब्लैक सी है, और इधर आपका एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी है पूरा, और इधर आपका सीरिया भी भूमध्य सागर से सीमा बना रहा है, लेबनान भी भूमध्य सागर से सीमा बना रहा है, और इसराइल भी भूमध्य सागर से सीमा बना रहा है। तो जितने भी आपके भूमध्य सागर के तटवर्ती देश हैं वहां पर, और साइप्रस भी, साइप्रस तो भूमध्य सागर में ही स्थित है एक द्वीप के रूप में, और जॉर्डन। तो जितने भी आपके भूमध्य सागर से नजदीक के देश हैं, भूमध्य सागर के तटवर्ती देश हैं, वहां पर जैसे साइप्रस, जॉर्डन, इसराइल, लेबनान, तटीय सीरिया और टर्की का क्षेत्र, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, जिन देशों का भी मैंने नाम लिया, यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो समर का टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। वहां पर क्या था, अब आप यहाँ देखिए समुद्र के पास होने का कितना प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिए, और स्पेशली भूमध्य सागर की जो जलवायु प्रदेश है, भूमध्य सागर की जो जलवायु है वो काफी अपना विशेष महत्व रखती है। और 20 से 25 हो गया यहाँ पे, यहाँ कितना था 50 से अधिक हो जा रहा था, यहाँ गर्मी में 40 से 45 हो जा रहा था, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं 20 से 25 है। शुष्क इलाका है, विंटर में 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, रेनफॉल इन विंटर्स और 50 से 75 सेंटीमीटर। रेनफॉल जो होती है 50 से 75 सेंटीमीटर, ठीक ठाक रेनफॉल हो जा रही है। इन दोनों में 20 से 25 थी। अब आप ये देखिए 20 से 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, 20 से 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। यहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की एक बहुत ही बड़ी विशेषता होती है कि रेनफॉल जो होती है वो विंटर में होती है, सर्दियों में वर्षा होती है। तो ये है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन। अगर एक बार हम पुनः तीनों को रिवाइज करें, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ये ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश, और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। समर का टेम्परेचर 45 से 50 के आसपास, 50 से भी अधिक इसमें, और इसमें 20 से 25। बहुत डिफरेंट, इन दोनों में तो समानता है बट इसमें अंतर है। ये समुद्र तट का होना इसके लिए अच्छा है। और वर्षा कितनी 50 से 75, लेकिन इन दोनों में बहुत कम 20 से 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो पूरे पूरे डिजर्ट ही डिजर्ट है। तो ये है आपका जलवायु प्रदेश। हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप में चर्चा की, और जो चौथा पॉइंट है अदर वाला, उस पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहां हमने जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीक्स हैं और जो यहाँ पर समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो अपना, अब जैसे यहाँ पर प्रभाव दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो समुद्र तट है ये अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो समुद्र तटीय क्षेत्र तो ईरान के पास भी है, समुद्र तटीय क्षेत्र तो इधर भी है, तो इसीलिए इस पॉइंट को लिखना जरूरी हो जाता है। अगर आप ये लिख के चले आएंगे कि पूरा का पूरा सऊदी अरब उष्ण मरुस्थलीय है, बात तो सही है, लेकिन सऊदी अरब में भी जो बिल्कुल तटीय क्षेत्र है,
जैसे यहाँ पर तटीय क्षेत्र, ये आपको पूरा तटीय क्षेत्र, यहाँ पर स्थितियां अलग हैं मेन सऊदी अरब से, मतलब सऊदी अरब के भीतर की स्थितियां तो हैं उष्ण मरुस्थलीय, लेकिन जो सऊदी अरब का तटीय क्षेत्र है वहां की स्थितियां अलग जरूर होंगी, क्योंकि समुद्र अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। इसीलिए जो चौथी हेडलाइन है इसको हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीक्स की बात आपको करनी है और समुद्र तट की बात आपको करनी है कि पीक्स और जो कोस्ट है, तट है, उसके कारण अलग स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। अब आइए एक बार हम लोग जितने मैटर को पढ़े उसका एक टेक्स्ट देख लेते हैं कि कैसे मैंने लिखा हुआ है, जिसका आप आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सारे मैटर की व्याख्या ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस आपको यहाँ दिखाने का तात्पर्य यह है कि किस तरीके से आप लिखेंगे तो उसका एक आपको हिंट मिल जाए। ये पहली वाली हेडलाइन है हमारी, जो हमने ब्राउन कलर से दिखाया था, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ये हमारी दूसरी वाली हेडलाइन है, ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश वाली। यहाँ जैसे मैंने लिखा है, कहीं कहीं हिमपात भी होता है हाई एल्टीट्यूड्स पर, पीक्स वाली बात हुई थी यहाँ पे। ईरान में पीक्स काफी पाई जाती हैं, ऊंची चोटियां। तो ये हमारी सेकंड वाली हेडलाइन है, और ये है तीसरी वाली हेडलाइन हमारी, जिसमें हम लोगों ने भूमध्य सागरीय प्रदेश पे बात की थी। चौथा हेडलाइन में क्या क्या मैटर लिखना है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है। और वहां पर आपको सिर्फ अपने शब्दों में बस ये लिखना है कि यद्यपि 3 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं वेस्ट एशिया में, लेकिन जहां पर भी चोटियां हैं और जहां पर भी तट समुद्र का किनारा है, तटीय क्षेत्र है, वहां पर स्थितियां अलग देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें, ऊंची चोटियों का होना अर्थात ऊंचाई का होना और समुद्र तट का होना, ये दोनों ही तापमान को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से चौथी हेडलाइन भी आप अपने से बना लेंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा मैटर, इस पे हम लोगों ने अभी बात की। ये हमारी तीसरी वाली हेडलाइन थी। पहला हमारा था हॉट डिजर्ट क्लाइमेट रीजन, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। दूसरा हमारा था ईरान टाइप क्लाइमेट रीजन, और तीसरा जो है वो हमारा है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन। अब हम लोग एक बार ग्लोब पर देख लेते हैं इन क्लाइमेट रीजन्स के एरिया को, और फिर हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर की वहीं पे समाप्ति करते हैं। ये आपके सामने वेस्ट एशिया के हम लोग क्लाइमेट रीजन्स का अध्ययन कर रहे हैं इस वक्त। और वेस्ट एशिया में हम लोगों ने 3 जलवायु प्रदेश देखे, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट रीजन, ईरान टाइप क्लाइमेट रीजन और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन। ईरान टाइप क्लाइमेट रीजन आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान, ईरान और पूर्वी इराक का क्षेत्र ग्रीन कलर से दिखाया गया है उस एरिया को। फिर ये ब्लू वाले के अंदर जहाँ हॉट डिजर्ट क्लाइमेट रीजन लिखा है, ये वाला इलाका, और पिंक के अंदर वाला जो ये क्षेत्र है ये आपका है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन। तो दोस्तों, इस प्रकार वेस्ट एशिया का जलवायु प्रदेश का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये अध्याय थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हम लोग आगे इसके वनस्पति या वेजिटेशन पे बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।